सो हाय एवरीवन, आइए इस वीडियो में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं। कॉन्सेप्ट का नाम है अर्थक्वेक रेजिस्टेंट डिजाइन ऑफ स्ट्रक्चर्स। अब ये वीडियो मैं खासकर बना रहा हूँ जो भी स्टूडेंट्स 8th सेमेस्टर के हैं, जिन्होंने अर्थक्वेक रेजिस्टेंट स्ट्रक्चर्स ये एक क्या बोलते हैं सब्जेक्ट चूज किया है अपने इलेक्टिव में। तो इस पर्टिकुलर टॉपिक पे कंफर्म न्यूमेरिकल आता है जिसका नाम है इक्विवेलेंट स्टैटिक एनालिसिस। तो कंसेप्ट स्टार्ट करने के पहले मैं थोड़ा सा आपको बेसिक बता दूंगा कि वो न्यूमेरिकल कैसे सॉल्व करना है, कौन से फॉर्मूलेस आपको आईएस कोड में से लेने हैं। तो आइए थोड़ा सा बेसिकली डिस्कस करते हैं। सबसे पहली बात तो हम बात कर रहे हैं अर्थक्वेक की। अर्थक्वेक एक ऐसा फिनोमिना है जो कि सडनली अर्थ पे आता है एंड इसकी वजह से आपका स्ट्रक्चर वाइब्रेट करता है। स्ट्रक्चर पे काफी हाई लेवल पे डैमेजेस दिखते हैं। तो काफी अच्छी रिसर्च के बाद ये पता पड़ा है कि हम लोग अर्थक्वेक का फोर्स कैलकुलेट भी कर सकते हैं बेस्ड ऑन द प्रीवियस डेटा। सो रिमेंबर, अर्थक्वेक इज नथिंग बट द फिनोमिना, इट इज द सडन शेकिंग ऑफ द ग्राउंड। इससे क्या होता है, आपका ग्राउंड क्या होता है, सडनली शेक करता है। तो जैसे मान लो ये आपका स्ट्रक्चर है, इस पे सडन शेकिंग हुई, ठीक है। ड्यू टू दिस सडन शेकिंग देयर विल बी सम लैटरल फोर्सेस व्हिच विल बी एक्टिंग ऑन द स्ट्रक्चर। इस सडन शेकिंग की वजह से क्या होता है ना, आपके स्ट्रक्चर पे कुछ लैटरल फोर्सेस आते हैं। दीज आर द फोर्सेस, दीज आर कॉल्ड लैटरल फोर्सेस। एंड इन फोर्सेस की वजह से आपका जो सिस्टम है, आपका जो स्ट्रक्चर है, वो लेफ्ट या फिर राइट में स्वे करता है। तो इस पर्टिकुलर टॉपिक में हम लोग पढ़ने वाले हैं कि कैसे इन फोर्सेस को वर्कआउट किया जाता है, कैसे इन लैटरल फोर्सेस को वर्कआउट करते हैं। जैसे इसको बोलेंगे Q3, इसको बोलेंगे Q2, इसको बोलेंगे Q1। So how to determine these lateral forces for particular structure based on the earthquake design? So याद रखना, methods to calculate the lateral forces due to earthquake। मतलब अर्थक्वेक की वजह से लैटरल फोर्सेस कैसे कैलकुलेट किए जाते हैं, इसके दो मेथड्स हैं। सबसे पहला है स्टैटिक मेथड, दूसरा है डायनामिक मेथड। अब स्टैटिक मेथड को हम लोग बोलते हैं सिस्मिक कोएफिशिएंट मेथड। क्या बोलते हैं इसको? सिस्मिक कोएफिशिएंट मेथड। और डायनामिक मेथड को हम बोलते हैं रिस्पांस स्पेक्ट्रम मेथड। क्या बोलते हैं इसको हम लोग? रिस्पांस स्पेक्ट्रम मेथड, ठीक है। एक और मेथड होता है जिसको हम बोलते हैं टाइम हिस्ट्री एनालिसिस। वो आपके सिलेबस में हाल फिलहाल नहीं है, पर नाम याद रखना कि टाइम हिस्ट्री एनालिसिस एक मेथड का नाम होता है जो कि हम लोग सॉफ्टवेयर के थ्रू एनालिसिस परफॉर्म करते हैं। तो हाल फिलहाल के लिए आपको बस इतना याद रखना है कि अपने पास दो मेथड है लैटरल फोर्सेस कैलकुलेट करने के। पहला है सिस्मिक कोएफिशिएंट मेथड, दूसरा है रिस्पांस स्पेक्ट्रम मेथड, ठीक है। अब हम सबसे पहले इस पर्टिकुलर वीडियो में डिटेल में डिस्कस करेंगे कि स्टैटिक मेथड या फिर सिस्मिक कोएफिशिएंट मेथड ये होता क्या है एंड इसके मेन फॉर्मूलेस कौन से हैं। तो याद रखना, अर्थक्वेक के लिए जो हमारा कोड ऑफ प्रैक्टिस है, द कोड ऑफ प्रैक्टिस मतलब कौन सा कोड यूज करना है, वो नाम है इंडियन स्टैंडर्ड 1893 2016 पार्ट 1। आपको इस कोड का प्रिंट आउट निकालना है। ये कोड में सारे के सारे फॉर्मूलेस दिए हुए हैं जो भी हमको न्यूमेरिकल में यूज होने वाले हैं, ठीक है। चलिए अब सबसे पहले बात करें तो अपने इंडिया को 4 जोन्स में डिवाइड किया है। आवर इंडिया इज डिवाइडेड इनटू 4 जोन्स। जैसे कि जोन 2 होता है, जोन 3 होता है, जोन 4 होता है, जोन 5 होता है। मतलब पिछले अर्थक्वेक जब देखे गए, मतलब पास्ट में जितने भी अर्थक्वेक देखे गए थे उसमें कितनी इंटेंसिटी हुई शेकिंग की एंड कितने क्या बोलते हैं डैमेजेस हुए, उसके बेसिस पे साइंटिस्ट ने क्या किया, पूरे इंडिया को अलग अलग जोन्स में डिवाइड कर दिया। तो पहले 5 जोन्स थे, अभी 4 जोन्स है। तो आप लोग क्या करो, आप लोग सबसे पहले आईएस कोड निकाल लो। आईएस कोड का
ये आपका जो आईएस कोड है इसका नाम है इंडियन स्टैंडर्ड 1893 2016। इसका पेज नंबर निकालना सबसे नीचे वाला, सबसे आखिरी में एक पेज है जिसमें अलग अलग सिटीज के नाम दिए आपको। पेज नंबर 37 निकालना। सो ऑन पेज नंबर 37 यू हैव बीन गिवन द नेम ऑफ द सिटीज एंड उनके जोन्स क्या है। तो जैसे टाउन लिखा है, जोन लिखा है और उसका जेड का वैल्यू लिखा है। जैसे मान लो झांसी, झांसी आता है जोन 2 में, उसका जोन फैक्टर कितना है 0.1 का है। मतलब हर एक जोन को एक फैक्टर दिया हुआ है जिसको हम लोग जेड बोलते हैं। जैसे भी न्यूमेरिकल में मुंबई एक सिटी का नाम आएगा, तो मुंबई कहाँ आता है, देखो ये मुंबई है, ये मुंबई आता है जोन 3 में। तो जोन 3 थोड़ा सा क्रिटिकल जोन है, उसका जोन फैक्टर है 0.16 का। तो याद रखना पेज नंबर 37 से मैं जोन फैक्टर निकालूंगा। सो यहां से हम निकालेंगे जोन फैक्टर। याद रखना जोन 2 का जोन फैक्टर होता है 0.1, जोन 3 का होता है 0.16, जोन 4 का होता है 0.24 एंड लास्ट है जोन 3, जोन 5 उसका होता है जोन 0.36। ठीक है, यस करेक्ट है। तो ये आपको मिलेगा कोड के पेज नंबर 37 पे। ये याद रखना आपको, ये न्यूमेरिकल में काम आने वाला है। ठीक है, उसके बाद जैसे मान लो ये अपना स्ट्रक्चर है, दिस इज योर स्ट्रक्चर, एक 3 स्टोरी स्ट्रक्चर वाला। अब जब ये वाइब्रेट करेगा तो इसके बेस पे कुछ ना कुछ शेयर फोर्स डेवलप होगा। सी मैंने क्या बोला, ड्यू टू दिस सडन शेकिंग ऑफ द ग्राउंड देयर विल बी डेवलपमेंट ऑफ द लैटरल फोर्सेस। ये उसके लैटरल फोर्सेस हैं, दीज आर कॉल्ड द लैटरल फोर्सेस। अब आप बोलोगे सर ये लैटरल फोर्सेस कहां से आ रहे हैं, तो क्या हो रहा है ना, जब ग्राउंड शेक हो रहा है ना, तो आपका जो बिल्डिंग है वो लेफ्ट राइट में से शेक होता है। ठीक है, हम ऐसा अज्यूम करते हैं कि उसमें लैटरल फोर्सेस डेवलप हो रहे हैं जो उसको ऐसे राइट और लेफ्ट में स्वे कर रहे हैं। ठीक है, दीज आर कॉल्ड लैटरल फोर्सेस। अब इन लैटरल फोर्सेस की वजह से आपका जो बेस है, जो फुटिंग है, वहां पर कुछ ना कुछ तो बेस शियर डेवलप होगा ना, देयर विल बी डेवलपमेंट ऑफ बेस शियर। तो यहां पर आपका बेस शियर डेवलप होता है जिसको हम बोलते हैं वीबी, दिस इज कॉल्ड बेस शियर। तो आपको आपके न्यूमेरिकल में बेस शियर निकालना बहुत ज्यादा कंपलसरी है, तो उसको हम बोलते हैं वीबी, दिस इज कॉल्ड बेस शियर। मतलब अर्थक्वेक की वजह से आपके बिल्डिंग के बेस पे कितना शियर फोर्स डेवलप हो रहा है, हम उसकी बात कर रहे हैं। सो दिस इज द डेवलपमेंट ऑफ द बेस शियर एट द बेस ऑफ द बिल्डिंग। अब इस बेस शियर को निकालने के लिए आपके कोड में एक फॉर्मूला दिया है, आप आईएस कोड निकाल लो। पहले मैं पूरे फॉर्मूला डिस्कस करता हूं, फिर आपके साथ न्यूमेरिकल डिस्कस करूंगा। ठीक है, सो पेज नंबर निकालना आईएस कोड का। पेज नंबर सॉरी क्लॉज नंबर 7.2.1 डिजाइन लैटरल फोर्सेस। क्या लिखा है, द बिल्डिंग शैल बी डिजाइन फॉर द डिजाइन लैटरल फोर्स वीबी गिवन बाय, वीबी का फॉर्मूला क्या लिखा है, ए एच इंटू डब्ल्यू। तो इसको आप बेस शेयर बोल सकते हो। वीबी का फॉर्मूला क्या है, ए एच इंटू डब्ल्यू, ये है फॉर्मूला वीबी का। ठीक है, अब यहां पे ध्यान रखना ए एच का मतलब क्या होता है, ए एच शैल बी एस्टिमेटेड एज पर 6.4.2। अब 6.4.2 अब मैं आता हूं ऊपर में, 6.4.2 और ऊपर है यस ये है 6.4.2 में लिखा है ए एच का फॉर्मूला, द डिजाइन हॉरिजॉन्टल सिस्मिक कोएफिशिएंट। ए एच को बोलते हैं डिजाइन हॉरिजॉन्टल सिस्मिक कोएफिशिएंट। सो ए एच इज कॉल्ड डिजाइन हॉरिजॉन्टल सिस्मिक कोएफिशिएंट। इसका फॉर्मूला क्या लिखा है तो आप कॉपी कर लो, z/2 इंटू एस ए बाई जी अपॉन आर बाई आई। ठीक है, क्या लिखा है, ए एच बराबर, मैं इसको थोड़ा सा मॉडिफाई कर रहा हूँ, z/2 इंटू आई बाई आर इंटू एस ए बाई जी। ये याद रखने में इजी होता है। ए एच का फॉर्मूला क्या है, z/2 इंटू आई बाई आर इंटू एस ए बाई जी।
ये उसी फॉर्म में दिया है, आप एक बार इसको प्रॉपर्ली ध्यान देना तो आपको समझ जाएगा। Z को बोलते हैं जोन फैक्टर, इसमें Z को हम बोलते हैं जोन फैक्टर, ठीक है। ये जोन फैक्टर कैसे निकालते हैं, पेज नंबर 37 से निकालते हैं। I का मतलब होता है इंपॉर्टेंस फैक्टर, I को हम बोलते हैं इंपॉर्टेंस फैक्टर, मतलब आपकी बिल्डिंग कितनी इंपॉर्टेंट है। जैसे मान लो अर्थक्वेक के समय पे हॉस्पिटल बिल्डिंग अगर ये डैमेज हो गई तो बहुत ज्यादा नुकसान हो सकता है, क्योंकि वो पब्लिक बिल्डिंग है। तो जो भी पब्लिक बिल्डिंग होती है ना, उनका इंपॉर्टेंस फैक्टर ज्यादा होता है। तो याद रखना, इंपॉर्टेंस फैक्टर मतलब आपकी बिल्डिंग का इंपॉर्टेंस कितना है। आर को बोलते हैं रिस्पॉन्स रिडक्शन फैक्टर, आर को बोलते हैं रिस्पॉन्स रिडक्शन फैक्टर। रिस्पॉन्स रिडक्शन फैक्टर ये एक बहुत वाइड कंसेप्ट है, बस हाल याद रखना। रिस्पॉन्स रिडक्शन फैक्टर का ये मतलब होता है कि अर्थक्वेक का जो फोर्स है ना, वो उसको थोड़ा और कम करना, मतलब एक्चुअल अर्थक्वेक का फोर्स ज्यादा होता है, और हम लोग क्या करते हैं उसको थोड़ा कम के लिए डिजाइन करते हैं ताकि एक इकोनॉमी मेंटेन रहे। तो रिस्पॉन्स रिडक्शन फैक्टर एक फैक्टर है जिससे हम लोग एक्चुअल अर्थक्वेक के फोर्स को कम करके डिजाइन करेंगे। तो I और R ये आपको पेज नंबर मेरे ख्याल से 20 पे मिल जाएगा। पेज नंबर 20 निकालेंगे तो ये पेज नंबर 20 है, इसमें आपको टेबल नंबर 9 रिस्पॉन्स रिडक्शन फैक्टर के लिए कैसे निकालना है मैं आपको न्यूमेरिकल में बता दूंगा। उसके बाद इंपॉर्टेंस फैक्टर भी यहाँ पे दिया हुआ है, नहीं इंपॉर्टेंट फैक्टर यहाँ नहीं दिया हुआ है। सो टेबल नंबर 9 फॉर रिस्पॉन्स रिडक्शन फैक्टर, पेज नंबर 20। एंड इंपॉर्टेंस फैक्टर के लिए कौन सा टेबल है, वो है टेबल नंबर 8 पेज नंबर 19, ठीक है। टेबल नंबर 8 पेज नंबर 19 पे दिया हुआ है। अब एक लास्ट चीज बची है SA बाय जी, वी कॉल इट SA बाय जी। अब SA बाय जी क्या होता है ना, एक बार रीड करते हैं यहाँ पर। सी SA बाय जी को बोलते हैं डिजाइन एक्सेलरेशन कोएफिशिएंट फॉर डिफरेंट सॉइल टाइप्स। अब ये एक्सेलरेशन का कोएफिशिएंट है करस्पॉन्डिंग टू नेचुरल पीरियड ऑफ अ स्ट्रक्चर। अब क्या होता है ना, हर बिल्डिंग का अपना अपना एक नेचुरल पीरियड होता है जिससे वो वाइब्रेट करता है। अब कोई भी सिस्टम को अगर आप वाइब्रेट करोगे तो वो कुछ समय के लिए वाइब्रेट होता है, तो उसको हम बोलते हैं नेचुरल फ्रीक्वेंसी या फिर नेचुरल टाइम पीरियड ऑफ अ सिस्टम। तो इट शैल बी गिवन as in part 1 to 5 of IS 1893 for the corresponding structures, when not specified it shall be taken at 5 to 5% damping given by the following expressions। अब SA by G वर्कआउट करने के लिए आपको ये पूरा का पूरा एक टेबल दिया हुआ है, कैसे वर्कआउट करेंगे हम आपको न्यूमेरिकल में बताने वाला हूं अभी आपको। बट इतना याद रखना कि SA by G जो डिपेंड करता है ना, वो बिल्डिंग के टाइम पीरियड पर डिपेंड करता है। सो SA by G को बोलते हैं acceleration coefficient, it is called acceleration coefficient। it depends on time period of the structure, it depends on time period of the structure, ठीक है। ये स्ट्रक्चर के टाइम पीरियड पर डिपेंड करता है, और साथ साथ डिपेंड करता है कौन से टाइप ऑफ सॉइल आपने यूज किए। मतलब आपका जो फाउंडेशन है वो रॉकी फाउंडेशन है या मीडियम स्टिफ सॉइल है या फिर सॉफ्ट सॉइल है। सो कॉमा ऑल्सो डिपेंड ऑन टाइप ऑफ फाउंडेशन, डिपेंड्स ऑन टाइप ऑफ सॉइल, ऐसा कर दो टाइप्स ऑफ सॉइल, ठीक है। तो ये था AH का फॉर्मूला Z/2 I/R SA/G। W यहाँ पे W बचा हमारा, W को बोलते हैं सिस्मिक वेट ऑफ द स्ट्रक्चर या सिस्मिक वेट ऑफ द बिल्डिंग। सिस्मिक वेट का मतलब क्या होता है, जब मैं सिस्मिक एनालिसिस करता हूं, सिस्मिक मतलब अर्थक्वेक एनालिसिस, उस एनालिसिस में जो मैं वेट पकड़ता हूं पूरी बिल्डिंग का, वो कितना है, दैट इज कॉल्ड एज सिस्मिक वेट ऑफ द बिल्डिंग। तो VB का फॉर्मूला आपको क्लियर है, VB होता है AH इंटू W, सब कुछ कोड में दिया है, आपको कुछ भी याद नहीं रखना है, ठीक है। अब एक लास्ट चीज बची हुई है, जब हम लोग जब VB निकाल लेंगे तो VB निकालने के बाद आपको हर फोर्स, हर स्टोरी पे आपको एक लैटरल फोर्स निकालना पड़ेगा, तो उसका भी फॉर्मूला कोड में दिया हुआ है। सो कोड का पेज नंबर आप लोग निकालना,
पेज नंबर 23। ये जो क्यू आई का फॉर्मूला है इसको बोलते हैं डिजाइन लैटरल फोर्सेस एट फ्लोर, मतलब हर फ्लोर पे लैटरल फोर्स कितना एक्ट हो रहा है उसका निकालने का भी फॉर्मूला दिया हुआ है, वो है क्यू आई। सो क्यू आई इज नथिंग बट लैटरल फोर्स एट ईच स्टोरी, एट ईच फ्लोर बोल दो। तो क्यू आई का फॉर्मूला क्या है, डब्ल्यू आई एच आई का स्क्वायर अपॉन समेशन डब्ल्यू आई एच आई का स्क्वायर इंटू क्या लिखा है, इंटू वीबी, इंटू है वीबी। तो ये फॉर्मूला है हर फ्लोर पे लैटरल फोर्स निकालने का फॉर्मूला, ठीक है। अब ये हो गए लिस्ट ऑफ द फॉर्मूला जो आपको याद रखनी है। एक और फॉर्मूला याद रखना जो मैंने एस ए बाई जी की बात की थी, एस ए बाई जी किस पे डिपेंड करता है, टाइम पीरियड पे डिपेंड करता है, करेक्ट। तो टाइम पीरियड कैसे निकालना, तो टाइम पीरियड निकालने का फॉर्मूला पेज नंबर 21 पे दिया है। आईएस कोड ने अपना एक फॉर्मूला दिया है सिस्मिक कोएफिशिएंट मेथड के लिए टू कैलकुलेट द टाइम पीरियड ऑफ द स्ट्रक्चर। सो टाइम पीरियड निकालने का फॉर्मूला, जैसे यहाँ पे नंबर ऑफ फॉर्मूले दिए हुए हैं, द अप्रोक्सीमेट फंडामेंटल ट्रांसलेशन नेचुरल पीरियड ऑफ ऑसिलेशन इन सेकंड्स शैल बी एस्टिमेटेड एज बाय द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस। तो बेयर एमआरएफ बिल्डिंग्स, मतलब बेयर मतलब एमआरएफ मतलब रीइंफोर्स्ड बिल्डिंग है, ठीक है, विदाउट एनी मैसनरी इनफिल्स, मतलब इसमें कोई ब्रिक मैसनरी नहीं है, ठीक है। एमआरएफ का फुल फॉर्म होता है मोमेंट रेजिस्टिंग फ्रेम। एमआरएफ का फुल फॉर्म क्या होता है, मोमेंट रेजिस्टिंग फ्रेम्स। तो फॉर आरसी मतलब रीइंफोर्स्ड कंक्रीट के लिए इसका फॉर्मूला क्या है, 0.075 h पावर 0.75, और आरसी स्टील कंपोजिट स्ट्रक्चर के लिए 0.080 है। हमको ये वाला फॉर्मूला यूज नहीं करना है, हमको फॉर्मूला यूज करना है ये वाला। फॉर ऑल अदर बिल्डिंग्स वी हैव टू यूज दिस फॉर्मूला TA बराबर 0.09 h बाय रूट डी। तो ये फॉर्मूला हम यूज करेंगे टाइम पीरियड निकालने का, 0.09 h अपॉन अंडर रूट डी। यहाँ पे h का मतलब होता है बिल्डिंग हाइट, बिल्डिंग की हाइट h होती, और d का मतलब क्या होता है देख लेते एक बार। सो d का मतलब होता है बेस डायमेंशन ऑफ द बिल्डिंग एट द प्लिंथ लेवल, ये आपको न्यूमेरिकल में दिया रहेगा। सो b का मतलब होता है बेस डायमेंशन ऑफ बिल्डिंग एट प्लिंथ लेवल, एट प्लिंथ लेवल। सो इस तरीके से आपको सिस्मिक कोएफिशिएंट मेथड में, मतलब जिसको बोलते हैं स्टैटिक मेथड, आपको ये सब कॉन्सेप्ट्स याद रखने पड़ेंगे कि बेस शियर कैसे निकालना है एंड देन लैटरल फोर्सेस कैसे निकालना है। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं अभी एक न्यूमेरिकल जो कि यूनिवर्सिटी का बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में एक्सपेक्टेड है, इसीलिए मैं आपको डिस्कस कर रहा हूं। तो आइए स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 क्या लिखा है, आरसीसी फ्रेम, एक आरसीसी फ्रेम है, हॉस्पिटल बिल्डिंग है। अब बिल्डिंग का इंपॉर्टेंस देख लो, हॉस्पिटल की बिल्डिंग है, मैंने बताया अर्थक्वेक के टाइम पे हॉस्पिटल या फिर कोई गवर्नमेंट बिल्डिंग ये काफी इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि यहाँ पे पब्लिक होती है ना, तो पब्लिक जहां जहां होती है ना वो इंपॉर्टेंट बिल्डिंग बन जाती है। सो इट इज अ हॉस्पिटल बिल्डिंग, इट इज अ हॉस्पिटल बिल्डिंग। कहां पे सिचुएटेड है वो ध्यान से पढ़ना एग्जाम में। 5 स्टोरी है, ये 5 मंजिला बिल्डिंग है, 5 फ्लोर्स है इसके, और मुंबई में सिचुएटेड है, तो यहां लिखो मुंबई, ठीक है। द हाइट बिटवीन द फ्लोर्स, हर एक फ्लोर का हाइट कितना है, हाइट ऑफ फ्लोर्स दिया हुआ है 3 मीटर, एंड टोटल हाइट कितना दिया है बिल्डिंग का, 15 मीटर। टोटल हाइट मतलब कैपिटल H बोल देता हूं मैं इसको, वो दिया है 15 मीटर। 3 इंटू 5 कर दो 15 आएगा। यहाँ पे एक वर्ड मिसिंग है, यहाँ पे एक वर्ड मिसिंग है, द के बाद लेंथ आएगा, यहाँ पे द लेंथ along x direction and width along y direction of the building plan, ये प्लान है, at plinth level is 20 मीटर। मतलब वो बोल रहा है कि जो बिल्डिंग का प्लान है, बिल्डिंग का प्लान along x and along length and width, ठीक है, वो कितना है प्लिंथ लेवल पे 20-20 मीटर का है, मतलब ये भी 20 मीटर है, तो ये भी कितना है 20 मीटर का है, ठीक है। द डेड लोड एंड लाइव लोड इज लंप्ड एट द रिस्पेक्टिव फ्लोर लेवल, मतलब आपको हर एक फ्लोर लेवल का डेड लोड और लाइव लोड निकाल के दिया उसने, ठीक है। तो जैसे कि पहला फ्लोर, दूसरा फ्लोर, तीसरा फ्लोर, फोर्थ फ्लोर,
5th फ्लोर। इन सभी फ्लोर्स का आपको वेट निकाल के दिया है, तो कॉपी कर लेंगे। पहला है 4000 किलो न्यूटन, दूसरा है 3000 333, दिस इज 3000 3000 3000 किलो न्यूटन किलो न्यूटन किलो न्यूटन, एंड लास्ट है 2500 किलो न्यूटन। ठीक है, अब यहां से एक काम कर लो, यहां से आप टोटल वेट ऑफ द बिल्डिंग निकाल लो। तो यहां से टोटल सिस्मिक वेट निकाल लेंगे, टोटल सिस्मिक वेट ऑफ द बिल्डिंग, ये कितना आएगा? तो यहां से हम लोग टोटल वेट निकाल लेंगे। टोटल वेट कितना है? 4000 प्लस 3000 प्लस 3 प्लस 3 एंड दिस इज 2500, ये आता है 15500। टोटल सिस्मिक वेट मतलब सबको आपको ऐड करना है। ठीक है, W1 प्लस W2 प्लस W3 प्लस W4 प्लस W5, तो यहां से आपका टोटल वेट मिल जाएगा, ये आता है 15500 किलो न्यूटन इज द टोटल सिस्मिक वेट ऑफ द बिल्डिंग। ठीक है, अब नेक्स्ट डेटा क्या दिया है एक बार रीड कर लेते हैं। द सॉइल बिलो द फाउंडेशन इज हार्ड रॉक। अब उसने खुद ने मेंशन किया कि वो हार्ड रॉक है, तो यहां लिखो हार्ड रॉक सॉइल है। ठीक है, डिटरमाइन द टोटल बेस शेयर, आपको पहले बेस शेयर निकालना है, इसको बोलते हैं वीबी। वीबी इज कॉल्ड बेस शेयर। ठीक है, इसलिए मैंने आपको पहले बेसिक डिस्कस किया ताकि आपको बेसिक आपको टर्म्स पता रहे। अलोंग द लेंथ बोला है, बेसिक टोटल बेस शेयर अलोंग द लेंथ बोला है, एंड द लोड डिस्ट्रीब्यूटेड एट ईच फ्लोर, मतलब आपको लैटरल फोर्सेस निकालना है, आपको लैटरल फोर्सेस निकालना है हर फ्लोर पे कितना रहा एट ईच फ्लोर। ठीक है, फिर आपको नीट स्केच बनाना है बिल्डिंग का जिससे आपको हॉरिजॉन्टल फोर्सेस शो करना है। सिंपल क्वेश्चन है काफी, एक बार आप प्रॉपर्ली ध्यान दोगे तो आपको समझ जाएगा। आइए रीड करते हैं, सॉरी स्टेप नंबर 1 में स्टार्ट करते फटाफट। स्टेप नंबर 1, सबसे पहले आप निकालना डिजाइन बेसिस पैरामीटर। क्या निकालेंगे? वी विल फाइंड डिजाइन बेसिस पैरामीटर, मतलब डिजाइनिंग के टाइम पे जो भी पैरामीटर लगते हैं वो निकालेंगे। पहले हम निकालेंगे आय, इसको बोलते हैं इंपॉर्टेंस फैक्टर, आय को बोलते हैं इंपॉर्टेंस फैक्टर। अब आप कौन सा वैल्यू कहां से उठा रहे हो वो आपको लिखना जरूरी है। तो ये मैं टेबल नंबर कहां से उठाऊंगा? 8 से लूंगा ना, ये टेबल 8 से मिलेगा, पेज नंबर 19। तो IS कोड निकालो, IS 1893 2016, पेज नंबर क्या था? 19 था। तो 19 वाले में आप देखो टेबल नंबर 8 दिया है, इंपॉर्टेंट फैक्टर क्या लिखा है? इंपॉर्टेंट सर्विसेज एंड कम्युनिटी बिल्डिंग और स्ट्रक्चर्स, फॉर एग्जांपल क्रिटिकल गवर्नेंस बिल्डिंग, स्कूल्स, सिग्नेचर बिल्डिंग, मॉन्यूमेंट बिल्डिंग, लाइफलाइन। लाइफलाइन समझ लो, हॉस्पिटल को लाइफलाइन बोलते हैं, तो उसका इंपॉर्टेंट फैक्टर कितना है? 1.5 का है। तो ये टेबल नंबर 8 लिखा मैंने, टेबल नंबर 8, IS कोड का नाम लिखो 1893 2016। तो आई की वैल्यू कितनी है? वो है 1.5 की, बिकॉज ये है एक हॉस्पिटल बिल्डिंग। हॉस्पिटल का मतलब समझ लो लाइफलाइन बिल्डिंग है वो, तो इसीलिए इसका ज्यादा इंपॉर्टेंस है। देख लो आप, सबसे ज्यादा बड़ा वैल्यू है 1.5 का, उसके नीचे है 1.2। रेसिडेंशियल बिल्डिंग 1.2 में आता है और बाकी दूसरी बिल्डिंग्स 1 में आते हैं, आई की वैल्यू 1 होती है उनकी। ठीक है, अब मैं दूसरा निकालूंगा आर, इसको बोलते हैं रिस्पॉन्स रिडक्शन फैक्टर। क्या बोलते हैं इसको हम लोग? रिस्पॉन्स रिडक्शन फैक्टर। ये आपको टेबल नंबर 9 से मिलेगा, कोड के पेज नंबर क्या था? 20, पेज नंबर 20 था। अब पेज नंबर 20 पे आपको आर निकालना है। ध्यान रखना ये एक हॉस्पिटल बिल्डिंग है, हॉस्पिटल बिल्डिंग में प्रॉपर हम लोग डक्टाइल डिटेलिंग करेंगे। क्या करेंगे? डक्टाइल डिटेलिंग। तो याद रखना आरसी बिल्डिंग अपनी, ये अपनी आरसी बिल्डिंग है, विथ लिखा है स्पेशल मोमेंट रेजिस्टिंग फ्रेम, मतलब इसमें प्रॉपर हम लोग अर्थक्वेक के लिए बिल्डिंग को डिजाइन करेंगे ना। स्पेशल मतलब हम लोग उसमें डक्टाइल डिटेलिंग कर रहे हैं, तो उसका आर का वैल्यू कितना है? 5 है। तो आर का वैल्यू लेंगे 5 फॉर
स्पेशल मोमेंट रेजिस्टिंग फ्रेम, मतलब ऐसा फ्रेम जिसमें मैंने डक्टाइल डिटेलिंग की है, ऐसा मैं अज्यूम कर रहा हूं। ठीक है, टेबल नंबर 9 से उठा लिया इसको। अब हमको निकालना है एच, याद है? नहीं सॉरी, अब ये निकालना है जोन फैक्टर जेड। वी हैव टू फाइंड द जोन फैक्टर। चेक करो कौन सी सिटी बोला उसने, क्वेश्चन में बोला है मुंबई। मुंबई के लिए आपको कोड का पेज नंबर 37 निकालना पड़ेगा, क्योंकि जहां पर सिटीज के जो नाम दिए हुए हैं वहां से आपको जोन फैक्टर लेना पड़ेगा ना। तो पहले पता करो मुंबई कौन से जोन में आता है। जैसे यहाँ पर है मुंबई, ये है मुंबई, मुंबई आता है जोन 3 में, उसका जोन फैक्टर कितना है? 0.16 है। सो मुंबई कम्स अंडर जोन 3, जोन 3 याद है मुंबई। तो ये पेज नंबर 37 पर दिया है कोड के, तो उसका जोन फैक्टर है 0.16 का। ठीक है, ये आ गया। अब मैंने आपको बोला था Z निकाल लिया, I निकाल लिया, R निकाल लिया। अब आपको निकालना है SA/G। SA/G को बोलते हैं एक्सेलरेशन कोएफिशिएंट। क्या बोलते हैं इसको? एक्सेलरेशन कोएफिशिएंट। अब एक्सेलरेशन कोएफिशिएंट निकालने के लिए आपको निकालना पड़ेगा टाइम पीरियड ऑफ द बिल्डिंग। वी हैव टू कैलकुलेट द टाइम पीरियड ऑफ द बिल्डिंग। यस, ये है ना, फॉर यूज इन इक्विवेलेंट स्टैटिक मेथड। तो आपको SA/G निकालने के लिए T लगेगा, और T का मैंने फॉर्मूला भी आपको लिख के दिया था। T का फॉर्मूला क्या था? ये दिया T का फॉर्मूला फॉर अदर बिल्डिंग, TA इक्वल्स टू 0.09 H बाई रूट डी। सो पहले आप टाइम पीरियड निकाल लो, नेचुरल टाइम पीरियड बोलते हैं इसको। इट इज 0.09 H अपॉन अंडर रूट डी। ठीक है, तो 0.09 H मतलब बिल्डिंग का हाइट है, वो है 15 मीटर, और D का मतलब होता है प्लिंथ लेवल पे आपका डायमेंशन कितना है। देखो यहां लिखा ना, the length along x direction and width along y direction of a building at a plinth level is 20 मीटर। ध्यान देना क्या लिखा था, डिटरमाइन द टोटल बेस शियर अलोंग लेंथ। लेंथ मतलब ये लेंथ है पहला वाला, और आपको यहाँ पे लेंथ और विड्थ दोनों दिया है। लेंथ और विड्थ दोनों कितनी है? 20 मीटर की है, तो ये हो जाएगा 20-20 मीटर वाला। तो डी में जिस डायरेक्शन में आपको निकालने को बोलेगा, वो बोलेगा कि बेस शियर निकालो अलोंग द लेंथ, तो लेंथ वाला ही प्लिंथ का डायमेंशन चूज करना। अब इसमें लकीली क्या है, लेंथ और विड्थ का डायमेंशन सेम दिया है 20 मीटर। तो यहाँ पे मेरा डी का वैल्यू कितना है? ये डी का वैल्यू है 20, तो 0.09 H बाय अंडर रूट 20 करूंगा मैं, तो ये आता है 0.301 सेकेंड्स। तो नेचुरल टाइम पीरियड कितना रहा है? 301 सेकेंड्स का रहा है। अब आप SA/G का वो टेबल निकालो बड़ा वाला, पेज नंबर क्या था? पेज नंबर था पेज नंबर 9 है। फॉर यूज इन इक्विवेलेंट स्टैटिक मेथड, ये पढ़ना प्रॉपर्ली। आपका है रॉकी फाउंडेशन, रॉकी है ना, ठीक है। तो रॉकी के लिए देखो 2.5 वैल्यू है SA/G की, जब टाइम पीरियड कितना है 0 और 0.4 सेकेंड्स के बीच में है। ठीक है, 1/T है कब? जब 0.4 से बड़ा है और 4 से छोटा है। 0.25 कब है? जब टाइम पीरियड 4 सेकंड से बड़ा है। तो अपना टाइम पीरियड कितना आ रहा है? अपना टाइम पीरियड आ रहा है 0.3 सेकंड्स, जो कि जिसमें SA/G की वैल्यू होती है 2.5। आप देख सकते हो यहाँ पे कोड में SA/G का ये टेबल है। मैं इसको एक बार हाईलाइट कर लेता हूँ आप लोग के लिए। SA/G की वैल्यू 2.5 है कब? जब 0 और 0.4 के बीच में आपका टाइम पीरियड है। ये आपको दिख रहा है? ठीक है, बिकॉज अवर टाइम पीरियड इज इन बिटवीन 0 to 0.4 सेकेंड्स। ठीक है, ये आ गया। अब आप निकाल लो यहां से AH का फॉर्मूला क्या था? Z/2 I/R SA/G। Z कितना है? 0.16 अपॉन 2, I कितना है? 1.5/5 इंटू SA/G है 2.5। सो 0.16 अपॉन 2, 1.5 अपॉन 5 इंटू 2.5।
ये वैल्यू आती है मेरी 0.06, द वैल्यू इज कमिंग आउट टू बी 0.06। तो यहाँ पे मैंने हॉरिजॉन्टल एक्सेलरेशन कोएफिशिएंट निकाल लिया AH। अब बेस शेयर का फॉर्मूला मैंने आपको बताया था VB, बेस शेयर VB का फॉर्मूला क्या था? सो VB was AH into W, आपको याद होगा, देखो याद दिया हुआ, VB is equals to AH into W। सो AH into W, AH कितना है 0.06 और टोटल वेट कितना रहा अपना बिल्डिंग का, वो आ रहा है 15,500। सो दिस इज 15,500 का वेट है इंटू 15,500, ये आता है 930 किलो न्यूटन। तो अपना बेस शेयर कितना रहा, 930 किलो न्यूटन का रहा, ठीक है। अब ये एक इंपॉर्टेंट स्टेप अपनी हो गई। अब हमको हर फ्लोर पे कितना लैटरल फोर्स डेवलप हो रहा है वो आपको मैथमेटिकली निकालना पड़ेगा एंड लास्ट में इसका फिगर ड्रॉ करना पड़ेगा। तो मैं आता हूं इसके नेक्स्ट पेज पे। तो यहाँ पे आपको एक टेबल ड्रॉ करना है, ये आपका स्टेप नंबर 1 हो गया, इसको आप स्टेप नंबर 2 बोल दो, बेस शेयर। इसका नाम क्या था, बेस शेयर। अब स्टेप नंबर 3 देखो, मैं इसको बोलेंगे डिजाइन लैटरल फोर्सेस, डिजाइन लैटरल फोर्सेस एट ईच फ्लोर। हर फ्लोर पे मैं निकालूंगा लैटरल फोर्सेस, ठीक है। आप सबसे पहले टेबल समझने के पहले आप ये पहले फॉर्मूला देख लो कि लैटरल फोर्सेस निकालते कैसे हैं। QI बोलते हैं इसको, फॉर्मूला क्या है, WI/HI का स्क्वायर अपॉन समेशन WI/WJ/HJ का स्क्वायर इनटू VB, ये इसका फॉर्मूला है, ठीक है। तो इस फॉर्मूले के बेसिस पे मैं टेबल ड्रॉ करूंगा। पहले मैं लिखूंगा फ्लोर, फ्लोर नंबर, फिर उसका वेट कॉपी करूंगा WI, फिर उसकी हाइट कॉपी करूंगा HI, फिर मैं वेट को उसके हाइट के साथ मल्टीप्लाई करूंगा, हाइट के स्क्वायर के साथ करूंगा मल्टीप्लाई, और फिर मैं निकालूंगा रेशियो WI/HI का स्क्वायर अपॉन समेशन WI/HI का स्क्वायर, और लास्ट में मैं निकालूंगा स्टोरी शेयर Q। फॉर्मूला क्या था Q का, WI/HI का स्क्वायर बाय समेशन WI/HI का स्क्वायर इनटू VB। मैं अपना कैमरा बंद कर देता हूं कुछ टाइम के लिए, ठीक है। ये फॉर्मूला अपना। अब आप स्टार्ट करना ऊपर के फ्लोर से। आपकी जो बिल्डिंग है वो 5 मंजिला बिल्डिंग है ना, आपकी बिल्डिंग है 5 फ्लोर की, ठीक है। ये 5वां फ्लोर है, चौथा फ्लोर, तीसरा फ्लोर, दूसरा फ्लोर और ये पहला फ्लोर। हर एक फ्लोर की हाइट 3-3 मीटर दी हुई है, ठीक है। टोटल हाइट है 15 मीटर की। तो आप स्टार्ट करना 5वें फ्लोर से। तो 5वां फ्लोर, चौथा फ्लोर, तीसरा फ्लोर, दूसरा फ्लोर, पहला फ्लोर। 5वें फ्लोर का वेट कितना पहले चेक करो। 5वें फ्लोर का वेट W5 है 2500, करेक्ट। तो यहां लिखो 2500। फिर चौथे फ्लोर का वेट कितना है 3000, तो यहां लिखो 3000, 3000 और ये भी 3000। सबसे बॉटम फ्लोर पे कितना है W1 कितना है 4000, तो यहां लिखो 4000। हाइट 5वें फ्लोर की हाइट है 15 मीटर की, फिर 3 मीटर कम करो 12 मीटर, ये 9 मीटर, ये 6 मीटर, ये 3 मीटर। हर एक फ्लोर का हाइट है 3-3 मीटर का, तो 3, 6, 9, 12, 15 हो जाएगा। अब निकालो W इंटू HI का स्क्वायर। ऊपर का वेट कितना है 2500 है, इंटू 15 का स्क्वायर करूंगा, ये आता है 562500, 562500, ये आ रहा WHI का स्क्वायर। नेक्स्ट 4th फ्लोर पे आ जाओ, 3000 का वेट है, इंटू 12 का स्क्वायर करो, ये आता है 43200, ठीक है। नेक्स्ट 3000 का वेट है, इंटू 9 का स्क्वायर करेंगे, ये आएगा 2,43,000। नेक्स्ट 3000 का वेट है, इंटू 6 का स्क्वायर करेंगे, ये आएगा 108,000, ठीक है। लास्ट है 4000 का वेट, इंटू 3 का स्क्वायर करूंगा, ये आएगा 36,000। अब हम निकालेंगे इसका समेशन,
समेशन WI/HI का स्क्वायर, तो 562500 प्लस 4321230 प्लस 2431230 प्लस 108 123 प्लस 36,000 हो, प्लस 36,000, ये आता है 1381500। दिस इज 1381500। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अब हम निकालेंगे इनका रेशियो, मतलब WI/HI का स्क्वायर लेंगे, उसको उसके समेशन से डिवाइड करेंगे। मतलब जैसे पहला क्या है 562500 है ना, अपॉन करूंगा मैं 1381500, तो ये वैल्यू कितनी आती है, ये वैल्यू आती है 0.407। उसके बाद चौथे फ्लोर का क्या है 43200 डिवाइडेड बाय समेशन कितना है 1381500 है, ये आता है 0.312। फिर थर्ड फ्लोर का कितना वेट है 2431230 है, इसका आंसर आएगा 0.175। नेक्स्ट दूसरे फ्लोर का वेट है 10800 अपॉन समेशन है 1381500, ये आएगा 0.078। फिर लास्ट है 36,000 का, उसका WI/HI का स्क्वायर है डिवाइडेड बाय समेशन, ये आ रहा है 0.026। तो आपको प्रॉपर्ली समझाऊंगा मैंने क्या किया, मैंने WI/HI स्क्वायर हर एक फ्लोर को उसके समेशन से डिवाइड कर लिया। अब लास्ट में निकालूंगा मैं क्यू का फॉर्मूला क्या है, क्यू का फॉर्मूला सिंपल है, जैसे क्यू है मेरे को 5 फ्लोर का निकालना है, WI/HI का स्क्वायर अपॉन समेशन, ये कितना निकला, ये निकला 0.407 इंटू वीबी कितना है, वो है 930, ये है 930, सो 0.407 इंटू 930 करो, ये आता है 378.51, इसका आंसर आ रहा है 378.51। फिर करो 0.312 इंटू वीबी तो कांस्टेंट है 930, तो इंटू 930 करेंगे तो ये आएगा Q4 290.16। कैसे आया, 0.312 को 930 से मल्टीप्लाई किया। अब निकालो Q3, 0.175 को मल्टीप्लाई करो 930 से, ये आएगा 162.75। फिर Q2 निकाल लो, 0.078 दिया है उसका रेशियो, इसको 930 से मल्टीप्लाई करो, ये आता है 72.54। लास्ट है Q1, 0.026 को 930 से मल्टीप्लाई कर लो, ये आता है 24.18। तो इस तरीके से हम लोगों ने क्या किया, हम लोगों ने हर फ्लोर का लैटरल फोर्स निकाल लिया Q। ठीक है, ध्यान रखना क्या किया, इनको ही 930 से मल्टीप्लाई किया मैंने हर एक को, क्योंकि VB 930 कांस्टेंट है, बाकी ये WI/HI का स्क्वायर हर एक का अलग है। ठीक है, चलो अब बस टाइम है अपना किसका बनाने का, डायग्राम ड्रॉ करने का। इसका हम डायग्राम ड्रॉ कर लेंगे अभी। तो आपकी ये 5 स्टोरी बिल्डिंग है, ऐसा आपको फिगर ड्रॉ करना है। ये 5th फ्लोर है, 4th फ्लोर, 3rd फ्लोर, 2nd फ्लोर, 1st फ्लोर। 5th फ्लोर पे लेटरल फोर्स कितना रहा, इसको बोलो Q5, वो है 378.51। फिर उसके नीचे वाले फ्लोर पे 290.16 है, फिर उसके नीचे 162.75 है, फिर उसके नीचे 72.54 है, फिर उसके नीचे कितना 24.18 है। तो ये बन गया डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैटरल फोर्सेस। इसका अगर आपको फिगर ड्रॉ करना है तो इसका फिगर ऐसा बनता है, जैसे ये ग्राउंड फ्लोर है, सॉरी ये बेसमेंट है, ये 1st फ्लोर, ये 2nd फ्लोर, 3rd फ्लोर, 4th फ्लोर, 5th फ्लोर। तो इसका जो लैटरल फोर्सेस का डिस्ट्रीब्यूशन है वो कुछ ऐसा बनता है। ठीक है, ये ऐसा बनेगा। 1st फ्लोर पे कितना 24.18 है, 2nd फ्लोर पे 72.54 है, 162.75 3rd फ्लोर पे है, 4th पे है 290.16 और लास्ट पे है 378.51। दिस इज द लैटरल फोर्स डिस्ट्रीब्यूशन।
लेटरल फोर्सेस डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, तो ये आपका निकला लैटरल फोर्स का डिस्ट्रीब्यूशन। अब मैं ड्रॉ करूंगा बेस शियर का डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, तो बेस शियर कैसे ड्रॉ करना, देखो सबसे टॉप से स्टार्ट करना। टॉप पे फिफ्थ फ्लोर पे इसका लैटरल फोर्स कितना रहा, 378.51 आ रहा, तो ये है 378.51। ये फिफ्थ फ्लोर है आपका, दिस इज द फिफ्थ फ्लोर, दिस इज द फोर्थ फ्लोर, थर्ड फ्लोर, सेकंड फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर एंड ग्राउंड फ्लोर। तो इसको कैरी फॉरवर्ड करना फोर्थ फ्लोर तक के। अब जब फोर्थ फ्लोर का आप शेयर फोर्स निकालोगे ना, तो आप इन दोनों को ऐड करना, 378.51 प्लस 290.16, 378.51 प्लस 290.16 ये आता है 668.67। मतलब फोर्थ फ्लोर तक के आपका जो शेयर है वो बन जाएगा 668.67। ठीक है, दिस इज 668.67। ये मैं थर्ड तक आ गया। अभी थर्ड पे मैं टॉप फिफ्थ फ्लोर, फोर्थ फ्लोर, थर्ड फ्लोर, इन तीनों का स्टोरी क्या बोलते हैं लैटरल फोर्स ऐड करूंगा। तो प्लस करो इसमें 162.75 ऐड कर लो उसमें, ये आता है 831.42। सो थर्ड फ्लोर पे आ रहा है 831.42। फिर आ जाओ सेकंड फ्लोर पे, उसको जब आप सेकंड फ्लोर पे लाओगे तो सेकंड फ्लोर का कितना है 72.45, उसी में ऐड कर लो प्लस 72.45 सॉरी 54, कितना था 903.96 करा। सो दिस इज कमिंग आउट टू बी 903.96 क्या गया सेकंड फ्लोर पे। अब जब आप फर्स्ट फ्लोर पे जाओगे, फर्स्ट फ्लोर पे कितना 24.18 और ऐड कर लो, तो प्लस इसमें 24 पॉइंट कितना 18 है वो ऐड कर लिया। तो ये लगभग आपका आंसर 930 के आसपास आने वाला है ऐड करने के बाद। सो इसको आपको यहाँ पे पैक करना है ऐसा। बॉटम में आएगा आपका स्टोरी शेयर 928.14 आता है, बट आपका लगभग आंसर 930 आना चाहिए, क्योंकि ये आपका वीवी के साथ मैच करेगा। आपका वीवी 930 था ना, तो वो 930 के साथ मैच करेगा। मेरा आंसर मैच क्यों नहीं कर रहा है, ऑलमोस्ट 930 के आसपास, ये कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि जब मैंने ये रेशो लिया था 0.407 0.312, तो इसमें कुछ गड़बड़ हुई है 1 या 2 पॉइंट्स की। ठीक है, तो उतना एरर चल जाता है, कोई दिक्कत नहीं है। तो दिस इज नथिंग बट द स्टोरी शेयर डिस्ट्रीब्यूशन, इसको बोलते हैं स्टोरी शेयर डिस्ट्रीब्यूशन। ऑलराइट, तो इस तरीके से हम लोगों ने क्या किया, एक पर्टिकुलर बिल्डिंग के लिए हम लोगों ने लैटरल फोर्सेस निकाले कि एक पर्टिकुलर बिल्डिंग पे एक पर्टिकुलर एरिया के लिए कितना लैटरल फोर्स आ रहा है अर्थक्वेक की वजह से एंड कितना स्टोरी शेयर आ रहा है। होप आपको वीडियो अच्छा लगा हो। अगर आपको अच्छा लगा वीडियो तो आपके फ्रेंड्स को जिनको ये कंसेप्ट सीखना है उनको आप फॉरवर्ड कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट कॉन्सेप्ट के साथ। एंड इन केस अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हो, मैं आपको तुरंत रिप्लाई करूंगा। थैंक यू सो मच।